नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे अबाउट द यूएस ईरान वॉर। यूएस ईरान वॉर पे ये मेरा सेकंड एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप पहला एपिसोड ज़रूर जाके देखिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएस और ईरान की स्ट्रैटेजी के बारे में। 3 हफ्ते करीब करीब हो चुके हैं इस वॉर को शुरू हुए, तो अब वॉर की स्टेटस क्या है, क्या अमेरिका ग्राउंड पे ट्रूप्स भेज रहा है, हु इज़ विनिंग, अमेरिका, इजराइल और ईरान, और क्या स्ट्रैटेजी है। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी इंडिया के बारे में भी, क्योंकि जब हमने वो वीडियो बनाया था उस टाइम हुआ ये था कि ईरान के एक फ्रिगेट को इंडियन ओशन में यूएस सबमरीन ने उड़ा दिया था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डर था कि कहीं ना कहीं इंडिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं खिंच जाएगा। लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स वेरी क्लियर कि इंडिया इज़ नॉट गोना गेट इन्वॉल्व। उल्टा इंडिया के साथ ईरान का रिलेशनशिप ऐसा है कि जो भी आप देख रहे हो कंट्री में जो एलपीजी की दिक्कत है उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, बिकॉज ईरान इज़ नॉट नाउ अलाउिंग इंडियन ऑयल वेसल्स टू पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को खेला है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि इंडिया ने जो है ईरान के कुछ फ्रिगेट्स को ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे कोची में पोर्ट करने दिया है, जिसकी वजह से दे आर आउट ऑफ हार्म्स वे। इसी को लेवरेज बना के जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान के साथ डील कर रही है, सो दैट ईरान ऑल्सो इन अ टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स हमें ऑयल्स सप्लाई करने दे ताकि वहाँ से ऑयल पास हो सके। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से एलपीजी की बड़ी दिक्कत हो रही है। बट जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिल रहे हैं या जो न्यूज़ मैंने टीवी पे देखी है वो यही देखी कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस चल रही है और ईरान ने 1 या 2 ऑयल टैंकर्स को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया आने भी दिया है। सो दैट्स द सिचुएशन। तो एक जो बड़ी वार्निंग थी कि कहीं इंडिया तो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा इस केस में, वो इट्स कम्प्लीटली गॉन ऑफ नाउ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हो सकता या इसमें एस्केलेट नहीं हो सकता। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, कतार सेज ईरान अटैक कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एट रास लफान गैस फैसिलिटी। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है जो कि आज सुबह 3 घंटे पहले ही हुआ है। रास लफान नाम का एक गैस फैसिलिटी है कतार में जो कि एलएनजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ पे ईरान ने हमला कर दिया है। अब उस हमले के बाद में जो है गल्फ़ कंट्रीज़ जो अब तक सिर्फ झेल रही थी ईरान का गुस्सा, नाउ आर थिंकिंग ऑन अपिंग द एंटे एंड अटैकिंग ईरान डायरेक्टली बाय मिलिट्री फोर्स। अगर ये होता है तो ऐसे में दिस कैन बिकम अ वर्ल्ड वॉर और इसमें एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ जब हमला करेंगे, सऊदी अरेबिया इज़ देयर बिगेस्ट लीडर, सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, और उसके पीछे पीछे कतार, बहरीन, कुवैत भी एक कोलिशन बना के ईरान पे हमला कर सकते हैं, विच मीन्स क्लियर डेथ ट्रैप फॉर ईरान। क्योंकि इतना बड़ा हमला होने के बाद ईरान के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि वो उस चीज़ को थ्वाट कर सके। अच्छा, अब इसमें भी और मज़े की बात यह है कि यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है इसमें काफ़ी सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं। तो एक नैरेटिव जो इंडियन मीडिया चला रहा है वो ये है कि ईरान जीत रहा है। अब इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो आपको पता ही है, क्योंकि ये वही इंडियन मीडिया है जिसने कहा था कि कराची पोर्ट पे इंडियन नेवी ने हमला कर दिया है या फिर इंडियन आर्मी घुस गई है। तो इंडियन मीडिया पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इंडियन मीडिया की कमेंट्री को नहीं सुन के आपको वर्ल्ड एनालिसिस, यानी जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं या फॉरेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आप भरोसा कर ही सकते हो अगर आपने उनकी रिपोर्टिंग्स देखी है पिछले वॉर्स की या पिछले 10-15 सालों की, तो वो लोग कह रहे हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट, दैट ईरान इज़ लूजिंग इट। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू करेंगे आज के सबसे बड़े न्यूज़ पॉइंट के साथ, जो कि एस्केलेशन। जो ईरान ने जो है हमला किया है रास लफान गैस फैसिलिटी पर। आप सोच रहे होगे क्यों ये हमला हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट इस वॉर में हो सकता है। क्योंकि ईरान का एक गैस फील्ड है जिसको कहते हैं साउथ पार्स गैस फील्ड, उस पर इसराइल ने हमला किया। अभी जो साउथ पार्स गैस फील्ड इज़ ए वेरी क्रूशियल प्लेस, क्योंकि 90% ईरान का जो डोमेस्टिक गैस है, जो खाना घर में पकता है, वो साउथ पार्स से आता है। तो साउथ पार्स पे जब हमला हुआ तो ईरान बौखला गया और ईरान ने रिप्लाई कर दिया बाई हैमरिंग द रास लैफन गैस फैसिलिटी, जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हो। और इसके बाद जो है गल्फ़ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सख्ते में आ गए हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ का जो नेता है सऊदी अरेबिया, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान इज़ अ पारसी कंट्री एंड सऊदी अरेबिया, कतार, दोहा इज़ अ कैपिटल।
कतार और ये बहरीन जो दिस आर अरब कंट्रीज, दिस आर अरब स्पीकिंग कंट्रीज, सुन्नी। और ईरान जो है इट्स अ पारसी कंट्री, दे आर शियाज। तो ईरान जो है घिरा हुआ है बाई अरब स्पीकिंग कंट्रीज, और सुन्नी शिया तो आपको पता ही है, डिकेड्स ऑफ राइवलरी। तो अब जो क्या हो गया कि सऊदी अरेबिया ने धमकी दी है, मैं आपको वो न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई देता हूँ। ये देखिए, सऊदी एफएम वांट्स ईरान दैट पेशेंस इन गल्फ नॉट अनलिमिटेड अमिड अटैक्स। तो आज जब ये हमला हुआ, इसके बाद सऊदी अरेबिया सख्ते में आ गया, पूरी की पूरी गल्फ नेशंस जो सख्ते में आ गई, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, एंड नाउ दे आर कंसिडरिंग मिलिट्री स्ट्राइक्स। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, ईरान हमले कर रहा था ऑन दीज अरब कंट्रीज़ गल्फ, और ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ईरान का लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि भाई सऊदी अरेबिया में, कतार में, यूएई में यूएस बेसिस है। अब अगर यूएस ने हम पे हमला किया है, इसराइल ने हम पे हमला किया है, तो आप क्या करोगे? आप इसराइल और यूएस पे वापस हमला करोगे? तो इसराइल पे तो ईरान हमला कर सकता है, पर अमेरिका पे नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका इज़ लाइक वेरी फार। तो आपका रिटेलिएशन क्या होता है कि आप यूएस मिलिट्री बेसिस पे, विच इज़ द क्लोजेस्ट, वहाँ पे हमला करो। और ये सारे बेसिस जो है ना ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका ने बना रखे थे। सऊदी अरब में यूएस मिलिट्री बेस है, कतार में है, कुवैत में है, तो यहाँ पे ईरान ने हमला शुरू किया। और गल्फ नेशंस ने कुछ हद तक इस चीज़ को माना भी, और उन्होंने इंटरसेप्ट किया इन मिसाइल्स को, बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट अटैकिंग बैक। लेकिन अब वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है आफ्टर दिस अटैक ऑन दिस रास लफान गैस फैसिलिटी, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इसके क्योंकि इससे हमला होने से क्या होता है कि जो गल्फ कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक लाइफ है ना, उस पर असर पड़ता है। वहाँ से LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इट्स नॉट लाइक कुकिंग गैस, बट इट्स ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। और उससे वहाँ की जो जीवन की जो जीवन शैली है गल्फ़ में, सभी कंट्रीज़ में, गल्फ़ मतलब एक नहीं, गल्फ़ में 4-5 देश है, कतार हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब ऑब्वियसली है ही, येमेन, तो इनके डायरेक्टली डोमेस्टिक लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है। तो अब तक ये सऊदी कंट्रीज़ क्या कर रहे थे, ये लोग चुप रहे, अरब कंट्रीज़ चुप थे कि ठीक है भाई हम पे मिसाइल बरसा रहे हैं, वी विल जस्ट डिफेंड इट। एंड कभी इन्होंने नहीं कहा कि भाई हम हमला करेंगे। बट आज जो हुआ ना 3 घंटे पहले, ये रास लफान पे जो अटैक हुआ, इसके बाद दे आर लाइक मीटिंग्स हो रही है कॉन्स्टेंटली, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है। अभी भी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से सऊदी अरेबिया के एफएम ने बात भी करी है, एंड नाउ दे आर कंसिडरिंग अटैकिंग ईरान मिलिट्रीली। और अगर ये होता है, इट विल बी अ मेजर एस्केलेशन। और ऑब्वियसली ये, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया का फ्लैश पॉइंट तो हट गया है, लेकिन इस वॉर में अभी भी काफ़ी सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पे एस्केलेशन हो रहा है, जिस एस्केलेशन से ये वॉर एक कंप्लीट वर्ल्ड वॉर बन सकता है। और वो एक एस्केलेशन था रास लफान फैसिलिटी पे जो हमला हुआ वो। तो इस हमले के बाद, जैसे कि मैंने आपको इस आर्टिकल में दिखाया, कि सऊदी एफएम बहुत सख्ते में है। उनके कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। वार्निंग दैट सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ स्टेट्स हैव very significant capacities and capabilities that could be drawn on should they choose to do so. If Iran choose to do so, the foreign minister told a news conference early on Thursday that Iran had carefully planned its strategy for striking regional neighbors despite denials from Tehran's diplomats. तो अब तक क्या हो रहा था ना, अब ये जो वॉर है सेकेंड फेज में पहुंच गई है। पहले तो था मिलिट्री ठिकानों पे हमले हुए, लीडरशिप को मारा गया, बट अब ना एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमले हो रहे हैं। और एनर्जी फैसिलिटी मतलब वो फैसिलिटीज़ जहाँ से मतलब हम जैसे लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो सकते हैं। तो अब जब इस स्टेज पे वॉर पहुँच गया, देयर इज़ मैसिव एस्केलेशन, क्योंकि अब जो है ना नेशंस जो है, दे कांट जस्ट सिट अराउंड एंड थिंक अबाउट इट। अब हमला करना पड़ेगा, क्योंकि यार ठीक है आप मिसाइल से हमला कर रहे हो एक पॉइंट के बाद, उसके बाद भी गल्फ़ कंट्रीज़ ने अपना जो है पेशेंस बनाए रखा, बट अब जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है। और अब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ईरान ने ये वाले हमले बंद नहीं किए, रास लफान गैस फैसिलिटी है जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे हमले बंद नहीं किए, तो गल्फ़ नेशंस को हमला करना पड़ जाएगा ईरान पे, जिससे कि अमेरिका को और इजराइल को काफ़ी हेल्प मिलेगी। खैर अमेरिका पे आते हैं, तो अभी एक न्यूज़ भी चली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली, अच्छा अभी आप सोच रहे होगे कि सब शुरू कैसे हुआ। तो साउथ पार्स में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने रास लफान पे हमला किया। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया उसका फॉल आउट क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा अब गल्फ नेशंस जो अग्रेसिव मोड में आ रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इजराइल
साउथ पार्स पे हमला करने वाला है। ये एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क पुट करता है इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूएस एंड इजराइल, क्योंकि यूएस को पता ही नहीं कि इजराइल वहाँ पे हमला कर रहा है। तो दैट्स अ क्लियर लैक्यूना, क्लियर लैक इन देयर वॉर स्ट्रैटेजी। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा है सिचुएशन को देखते हुए कि भाई मैं आपको वादा करता हूँ कि इजराइल इज़ नॉट गोना अटैक साउथ पार्स एवर अगेन। ये एक मैसिव एस्केलेशन था, पर इजराइल के साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इजराइल के साथ मेरी बात हुई, पर उन्होंने प्रॉमिस किया वर्ल्ड मीडिया को कि भाई अब साउथ पार्स पे हमला नहीं होगा। साउथ पार्स पे हमला करके इजराइल ने क्रॉस द लाइन और कहीं ना कहीं दुखती रग पे ईरान के हाथ रख दिया, और ईरान ने जो जवाबी हमला रास लफान पे किया। तो ट्रंप ने ये कहा कि साउथ पार्स पे अब इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि इसके बाद ये इज़ दिस एनफ फॉर ईरान टू नॉट अटैक गल्फ कंट्रीज एंड देयर LNG सोर्सेज लाइक रास लफान एंड ऑल। क्योंकि जो रास लफान पे हमला ईरान ने किया है दैट्स अ ह्यूज हमला, क्योंकि 3 या 4 वहाँ पे बहुत सीरियस डैमेज हुआ है। अल जज़ीरा इज़ कोटिंग सम ऑफ द कतार मिनिस्ट्री सेज लाइक ईरान अटैक कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एट रास लफान गैस फैसिलिटी, और काफ़ी ज़्यादा सख्ते में जो है गल्फ कंट्रीज़ आ गई है। तो ये करंट सिचुएशन थी वॉर की, जो कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट पे खड़ी है। देखना होगा कि आफ्टर व्हाट ट्रम्प सेड, क्या ईरान ऐसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स पे हमला करना बंद करेगा। हालांकि मिलिट्री फैसिलिटी पे तो हमला करता रहेगा। और इससे मुझे याद है जो मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह के नैरेटिव्स जो है गढ़े जा रहे हैं। एक तो इंडियन मीडिया में गढ़ा जा रहा है कि भाई ईरान बहुत ज़बरदस्त लड़ रहा है और जो है अमेरिका को एकदम नाकू चने चबवा दिया है ईरान ने, बट सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। तो इंडियन मीडिया की तो मैं नहीं आपको बताऊंगा, बट जितनी मैंने न्यूज़ कवर देखी है, न्यूज़ मैंने देखी है, अल जज़ीरा, CNN, एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी बिकॉज दे हैव रिपोर्टर्स एंड द फाइनेंशियल माइट टू कवर इट। बाकी जो इंडियन मीडिया के जो स्टोरीज आप देख रहे हो, ये जो है डेस्क पे बैठे सब एडिटर्स जो है CNN, अल जज़ीरा को कोट करके बना देते हैं। तो जो मैं आपको क्लियर एक नैरेटिव बता रहा हूँ कि 2-4 जगह ये नैरेटिव इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ईरान लड़ रहा है अमेरिका से बहुत ज़्यादा, पर ऐसा है नहीं। अल जज़ीरा ने एक एनालिसिस किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, US इजरायली स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ईरान इज़ वर्किंग हियर इज़ वाई। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और इस आर्टिकल से भी इस चीज़ को मैं फिर से आपको प्रूव करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। इस आर्टिकल में इस बंदे ने लिखा है कि ये देखिए फ्रॉम February 28 टू रफली 25th बाई मार्च, ये देखिए, an arsenal built over decades dismantled in days. Iranian ballistic missile launches have fallen by more than 90% from 350 on February 28 to roughly 25 by March 14, according to publicly available data. Drone launches tell the same story, from more than 800 on day 1 to about 75 on day 15. Numbers tell the story. Numbers tell the truth. This is the situation. अमेरिका और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज़्यादा ही है, और वो ईरान को हेडलॉन्ग अटैक में तो ज़रूर हराते, पर जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लानिंग हुई। 3-4 फेसेस में प्लानिंग हुई, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया कि पहले फेज़ में कैसे हमला हुआ, सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, थर्ड फेज़ में क्या हुआ। तो इस फेज़ में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, और जिसमें उन्होंने पहले फेज़ में अयतुल्ला खामेनी को मारा, फिर मिलिट्री लीडरशिप को मारा, फिर किसी और को मारा। तो लेयर बाय लेयर जो एक कंट्री चलती है ना, बाय पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। जब आप पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स को मार देते हो तो कंट्री इज़ लाइक हेडलेस, आपके पास लीडरशिप होती नहीं है कंट्री को चलाने की। तो इन टर्म्स में जो कोऑर्डिनेटेड कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स अमेरिका ने की है, वहाँ पे अमेरिका ने भयंकर, मतलब 10 on 10 वाला हमला करा, और उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग कर करके भाई इजराइल के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, इजराइल की पावर क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, अब बैलिस्टिक मिसाइल चलाने के लिए क्या चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस। तो बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को मारा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को हम मार दोगे तो हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को इधर से उधर जाकर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दिमाग लगा के अमेरिका ने अटैक किया है,
और ईरान वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर्स में आपको पता चल रहा है कि 28 फरवरी को जो ईरान ने रिटेलिएट किया और आज 19 मार्च के टाइम जो ईरान के रिटेलिएशन हो रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इंडियन मीडिया आपको क्या बता रहा है कि भाई ईरान लड़ रहा है बड़े भयंकर तरीके से। दे आर नॉट गिविंग यू द करेक्ट पिक्चर। हाँ, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि ईरान के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं। और इससे मैं आपको इस वीडियो के तीसरे सेक्शन पर लाना चाहूँगा कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या थी और ईरान की स्ट्रैटेजी क्या थी। तो देखिए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी डायरेक्ट अटैक, और उसके बाद में फेज़ बाय फेज़ एक कंट्री को किस तरीके से टेक डाउन किया जा सकता है। पहले उनकी मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करो, सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म करो, फिर मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म करो। अब तीसरा लेवल क्या है, एनर्जी सोर्सेज को ख़त्म करो। जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो आप जीत नहीं सकते। विद इन टाइम यू विल लूज इट। और ये नंबर्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ईरान का रिटेलिएशन किस हद तक डाउन हो चुका है। ठीक है, तो ये अब ईरान का क्या था, ईरान बेसिकली क्या है ना, ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर का बादशाह है। उसने क्या करा, उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे और उनका था कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल से हम हमला करेंगे। अमेरिका तो हम पहुंच नहीं सकते, तो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है इन द रीजन वी विल अटैक देम। अब बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने हमला करना शुरू किया, बट वॉट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड वॉज कि उनकी लीडरशिप इतनी जल्दी उड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने रोक के रख दिया। दैट इज़ द मेन पॉइंट जहाँ पे ईरान के पास अभी भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग पावर है। और एक और जो चीज़ उनके पास चल रही है वो है शाहिद ड्रोन्स काफ़ी सस्ते में ईरान बनाता है और मास प्रोड्यूस करता है तेज़ी से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स तो बढ़ाने के बाद उनको टाइम लगेगा बनाने में, बट शाहिद ड्रोन्स के साथ ऐसा नहीं है। दे कैन मेक इट वेरी फास्ट एंड दे कैन सेंड इट अक्रॉस। और होता क्या है, शाहिद ड्रोन्स जो है करीब 50,000 कुछ डॉलर्स का वो प्राइस है। और वो जो है ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जो कि उसका चौगुना प्राइस है, उसको ख़त्म कर रहा है। मतलब इनको मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स इंटरसेप्टर्स छोड़ने पड़ रहे, जैसे पेट्रियट हो गया, थैड हो गया। तो ये काफ़ी महंगे मिसाइल्स है और ये ड्रोन्स को मारने में जा रहे हैं। तो उस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, ईरान कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में आगे है कि भाई हम सस्ती चीज़ों से महंगी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। बट दैट डजेंट मीन दैट ईरान इज़ विनिंग द वॉर। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी आपको और मैं अभी भी कहूँगा। मिलिट्री माइट में, कोऑर्डिनेशन में, कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स में अमेरिका, इजराइल आर मच मोर अहेड। और इस चीज़ का प्रूफ एक बार फिर से मिलता है क्योंकि इजराइल ने बड़े बड़े लीडर्स खो दिए। सेकेंड वेव ऑफ अटैक्स, चलो आपके पहले वेव ऑफ अटैक्स में आपने अयतुल्ला को खोया तो आपको समझना चाहिए था ना, बट उसके बाद भी सेकेंड वेव में दे हैव लॉस्ट सम बिग प्लेयर्स, जैसा कि मैं आपको इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में दिखाऊंगा। ये देखिए, टॉप ईरानी यूएस ऑफिशियल किल्ड। अली खमीनी को मार दिया गया था। इसके बाद ईरान को समझना चाहिए था और उन्हें अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट ईरान ये नहीं कर पाया। ये देखिए, ईरान का जो सिक्योरिटी चीफ है, ये बंदा क्लियरली बहुत ज़्यादा अमेरिका को थ्रेट दे रहा था कि भाई हम अमेरिका को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। ये बंदा खुद मर गया 2 दिन पहले। ही इज़ द ईरानियन सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल इंडिया के। आपको पता होगा कितना भयंकर कोऑर्डिनेशन, अगर इफ़ समबडी टेक्स हिम आउट, गॉड फॉरबिड, तो जो है क्लियर कोऑर्डिनेशन इंडिया का जो ऑफेंस का है वो ब्रेकअप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अमेरिका ने किया, इजराइल ने मारा इस बंदे को। ईरान के साथ हुआ है। बड़े बड़े लोग, अली लारिजानी, ये तो ऑब्वियसली न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ हिज हार्डलाइन स्टांस टूवर्ड्स कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बंदा मारा गया। ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी इज किल्ड। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अजीज़ नज़ीरज़ादेह, ठीक है, ये चीफ ऑफ IRGC है मोहम्मद पाकपोर। ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी, सुप्रीम लीडर अली समखानी, ये बंदे मारे गए। सब बड़े बड़े लीडरशिप हेड्स हु वुड टेक द चार्ज ऑफ ईरानियंस डिफेंस और ईरान से रिटेलिएशन, दे आर किल्ड। इसके अलावा उनका एक इंटेलिजेंस चीफ मारा गया, उसका नाम कुछ है, ही इज़ ऑल्सो किल्ड टुडे, ये सुबह की खबर है। इसके अलावा उनका एक पैरामिलिट्री फोर्स है कॉल्ड द बेसिज पैरामिलिट्री फोर्स, उसका भी हेड मारा गया आज सुबह। ऑल 3 किल्ड बाय इजराइल। और लारिजानी के मारने की जो कहानी, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लारिजानीज विजिट टू डॉटर्स हाउस सील्ड इज फेट, हाउ ही वॉज लोकेटेड। तो आप ये सब सोच रहे होगे कि इजराइल इतने तरीके से कैसे मारता है। तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है ना, मोसाद,
दे आर अ ब्रिलियंट एजेंसी, दे हैव देयर पीपल ऑन द ग्राउंड। खमीनी को भी उन्होंने ऐसे ही मारा। खमीनी जो है, और ही वॉज मूविंग, तो वहाँ पे जो ग्राउंड पे जो लोग हैं ना, जो कि भीड़ में मिली हुई रहती है, तो उनके एजेंसी के लोग भीड़ में मिले हुए थे। दे सॉ हिम, दे गेव हिज कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने ऊपर से बम गिरा के खमीनी को मारा। लारिजानी को भी उसी तरीके से मारा गया। जब खमीनी को मारा गया, इस न्यूज़ रिपोर्ट में ये लिखा गया है, NDTV की ये न्यूज़ रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है कि खमीनी को मारने के बाद लारिजानी वॉज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इजराइल, और ईरान को ये बात पता थी। तो लारिजानी को दे वर मूविंग इनटू मल्टीपल लोकेशंस। आप एक रात में एक जगह नहीं रह सकते, आपको मूव करना पड़ेगा। आप एक रात यहाँ बिताओ, दूसरी रात ये बिताओ। लेकिन यहाँ पे लारिजानी बचते बचाते बच रहे थे, और इजराइल को इसकी हवा भी नहीं लग रही थी। बट एक दिन क्या हुआ, लारिजानी अपने डॉटर से मिलने गए। यहाँ पे मोसाद के एजेंट, जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, भिखारी बन के बैठे हो गए या फिर भीड़ में थे, उसी लोकेशन पे थे। वी डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग, बट दे वर ऑन द लोकेशन। उन्होंने लारिजानी को स्पॉट किया। दे गेव द ऑर्डर्स टू द इजरायली एयरफोर्स, और इजरायली एयरफोर्स ने बॉम्ब गिरा के इस बंदे को वहीं ख़त्म करा। दिस इज़ द सुप्रीम ग्राउंड इंटेलिजेंस विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग Israel and US in this war. And the reason Israel has been so ruthless is because of their supreme ground intelligence forces of Mossad. मोसाद की लेजेंडरी अब सबको पता ही है, अगर आप थोड़ा गूगल वगैरह करोगे तो आपको मोसाद की लेजेंडरी पता चली जाएगी। और मोसाद के इंटेलिजेंस के बिना Israel would not have killed all these VIPs. तो ये जो उनकी सिक्योरिटी ऑन द ग्राउंड है ना, दैट्स डूइंग द वर्क फॉर इजराइल, एंड दैट इज़ द रीज़न इजराइल हैज़ बीन सो रूथलेस कि भाई एकदम सांप के जो हेड को बोलते हैं ना, एकदम उसको ढूंढ ढूंढ के इजराइल मार रही है। एंड दैट इज़ अनदर रीज़न आई बिलीव कि ईरान इस वॉर में जीत नहीं पाएगा, बिकॉज ये सब आपके सीनियर प्लेयर्स थे। जब आपके सीनियर प्लेयर्स ख़त्म हो रहे हैं तो यू कांट कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। अगर लड़ना है अमेरिका से, इजराइल से, यू नीड अ कोऑर्डिनेशन। और अब इस वीडियो में आपने देख लिया कि गल्फ़ कंट्रीज़ भी जो है सत्ते में आ रहे हैं, तो क्या पता गल्फ़ कंट्रीज़ भी कूद जाए, तो ईरान अकेला इन चीज़ों से लड़ नहीं सकता। अब बात करेंगे दूसरे सेक्शन की वीडियो में, जो कि दूसरा सब टॉपिक था इस वीडियो का, वो था कि यूएस और ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। हालांकि यूएस की स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी, पर ईरान की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है प्रॉक्सी वॉरफेयर की। मतलब इसके लिए मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ाना चाहूँगा। ये आर्टिकल लिखा है चैटहम हाउस ने, चैटहम हाउस इज़ अ वेरी फेमस सिक्योरिटी थिंक टैंक बेस्ड आउट ऑफ लंडन। हाउ ईरान्स फॉरवर्ड डिफेंस बिकेम अ स्ट्रेटेजिक बूमरैंग। अब ईरान पे जब भी हमला होता है, ईरान का टैक्टिक होता है मिसाइल हमला। जब जून में 12 डे वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान ने ऐसे ही हमले किए थे। तो ईरान का जो स्ट्रैटेजी था कि अगर हम पे हमले हुए तो हम असिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिसाइल हमला, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोकने से आपको पता ही है कितना प्रेशर बनता है वॉर को रोकने का। हम इंडिया में इस चीज़ को फेस कर पा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब तीसरा क्या है उनका, मैं आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझेगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए ईरान ने क्या किया ना, ये देखो, ये आप देश देख सकते हो, इराक है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है। ये सब जो अरब कंट्रीज़ है ना, जो ईरान के नेबर्स हैं, इन सभी कंट्रीज़ में ईरान ने अपने एजेंट्स भेजे, और वहाँ पे ईरान ने शिया, जो सुन्नी कंट्रीज़ में शिया पॉपुलेशन भी होती है, जैसे लेबनान है, लेबनान में एक मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है, उनको ईरान ने टैप किया। दे टैप्ड हिम, और उन शिया पॉपुलेशन से उसने एक मलेशिया बनाई जिसका नाम था हिजबुल्लाह को ईरान फंड करता था, पैसे देता था, ट्रेनिंग देता था। ईरान के आर्मी जनरल्स इन्हें ट्रेनिंग देते थे, IRGC के टॉप जनरल्स वहाँ जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे। और ईरान ने ये क्यों किया, यही इस आर्टिकल में कहा गया है। जब 1979 में ईरान में मुस्लिम रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके ठीक एक साल बाद 1980 में इराक के जो डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने ईरान को इन्वेड किया था। और जब वो इन्वेजन हुआ ना, तो ईरान को अपनी लिमिटेशंस पता चली। ईरान को पता चला कि उसके जो नेबर्स है वो उसका साथ नहीं दे रहे, वो इराक का साथ दे रहे हैं, बिकॉज ही वॉज ए सुन्नी डिक्टेटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अरब कंट्रीज है, सुन्नी कंट्रीज़, तो उन्होंने इराक को सपोर्ट किया। इसके अलावा अमेरिका और USSR, उस टाइम तो रशिया था नहीं, सोवियत रशिया ने भी इराक को सपोर्ट किया। उस दिन ईरान को समझ में आया कि हम कितने कमज़ोर हैं, और इस क्राइसिस से उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जिसको वो कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी, जो इस आर्टिकल में लिखा है। फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम लड़ाई को अपने बॉर्डर्स तक पहुंचने नहीं देंगे, हम उससे पहले उसे ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार आपको मैप दिखाना चाहूँगा
कि अपने एजेंट्स भेज भेज करके इराक में अपनी मलेशिया खड़ी की, सऊदी अरेबिया, यमन में आपको पता ही होगा हूथीज, दैट्स अ ईरान प्रॉक्सी, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में एक प्रॉक्सी फोर्स है कॉल्ड खितैब हिजबुल्लाह जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो इन्होंने ये मलेशियाज़ वहाँ बना दिए कि जब भी अमेरिका हम पे हमला करे उससे पहले ही अमेरिकन फोर्सेस को रेजिस्टेंस मिले हमारे देश में घुसने से पहले ही। और इसके अलावा और आपने देखा ही होगा कि अमेरिका के जो बेसिस है इस तरीके से बनाए गए ताकि वो ईरान को घेर ले। यहाँ पे अमेरिका के बेस है, यमन में यहाँ पे आपका बेस है, कतार में, यूएई में। तो ईरान को पता था कि अमेरिका में घेर रहा है और हमें इनको अपने तक पहुँचने नहीं देना, उससे पहले हमें क्या करना है, इनको बाहर के देश में रोक लेना है। इसी को फॉरवर्ड डिफेंस कहा गया। इसके वजह से क्या हुआ, ईरान और सऊदी अरेबिया में, जो कि आप देख रहे हो इस मैप में, ईरान तो बड़ा देश है, विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट कंट्री, दिस इज सऊदी अरब। तो इनके बीच में एक भयंकर कोल्ड वॉर 80s और 90s में हो रही थी फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल ईस्ट। ईरान चाहता था कि मेरा मिडिल ईस्ट पे इन्फ्लुएंस हो, सऊदी अरेबिया चाहता था कि हमारा मिडिल ईस्ट पे इन्फ्लुएंस हो। और सऊदी अरेबिया को यूएस से बैकिंग भी बहुत मिली, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो था ऑयल का सप्लायर था यूएस का। और अगर आप 90s 95 के हिस्ट्री उठा के देखो तो सऊदी अरेबिया अमेरिका का दोस्त रहा, लेकिन ईरान को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। ईरान ने बखूबी जो है अपने मलेशियाज़ खड़े किए। जब 2003 में इन्वेजन हुआ इराक में तो भी, जो अगर आप जान के हैरान हो जाओगे, सद्दाम को तो 2003 में ही अमेरिका ने सटका दिया था, लेकिन उसके बाद में अमेरिकन फोर्सेस वेर स्टक इन अ क्वागमर। वाई? ईरान की वजह से। ईरान ने जो है इराक में काफ़ी सारे शिया मलेशियाज़ खड़े किए। देयर वाज अ गाय कॉल्ड मुक्तदा अल सदार, ही वाज अ शिया मलेशिया गाय जो कि अमेरिका के अगेंस्ट, अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट इंसर्जेंसी वहाँ लीड कर रहा था। तो इस तरीके से जब इराक वॉर ख़त्म हुई तो ईरान वाज द बिगेस्ट विनर इन द मिडल ईस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने कहा मलेशिया उन्होंने खड़े कर दिए सारे देशों में। तो ईरान जो है इनडायरेक्टली इन देशों को इन्फ्लुएंस करने लगा और कहीं ना कहीं ईरान इन सबका दाता बन गया। और फिर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक इन्फ्लुएंस शुरू हुई कि नहीं भाई ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। और इसमें सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो पाया, ईरान ने बढ़िया डिप्लोमेसी करी, लेकिन चाइना बीच में आ जाता है और उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डील करवाई और फिर ये कोल्ड वॉर रुक गई। लेकिन अब जो ये वॉर चल रहा है, ऐसे में जो थ्रेट ईरान को मिल रहा है ना, वो सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट मिल रहा है। क्योंकि जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, जो इस एरिया में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है ना, वो सऊदी अरेबिया। तो अगर सऊदी अरेबिया का दिमाग सटक गया तो ईरान विल बी इन रियल ट्रबल। और इसलिए मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा था। ये देखो, इस आर्टिकल में जो मैंने आर्टिकल आपको दिखाया है, सऊदी अरेबिया इज सेइंग दिस, सऊदी एफएम इज सेइंग दिस, नॉट कतार, नॉट जॉर्डन जो छोटे छोटे देश है, सऊदी। एंड व्हेन सऊदी इज सेइंग इट, इट कैन गेट इनटू अ ह्यूज एस्केलेशन। क्योंकि अगर आप देखोगे, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान ने जब रिटेलिएट किया उसने सऊदी पे नहीं, उसने कतार, यूएई पे, छोटे छोटे देश पे हमला किया, सऊदी पे उन्होंने नहीं किया। बट अब सऊदी पे भी ईरान जो है इंटेंसीफाई कर रहा है। सऊदी के 2 ऑयल रिफाइनरीज पे हमला हुआ है और सऊदी भी एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक इस मतलब भड़क चुका है इस चीज़ में। तो ये ईरान की हमेशा स्ट्रैटेजी रही कि भाई फॉरवर्ड डिफेंस करके जो है हम दूसरे देशों में अपनी मिलिशिया बनाए, इन्फ्लुएंस बनाए। जो कि अब बेसिकली पाकिस्तान, आप देखो पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंसी होती है अगेंस्ट इंडियन आर्मी, इट्स फंडेड बाय पाकिस्तान। ईरान ने भी वही किया। सऊदी अरब में नहीं, सऊदी अरब इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, यमन जो कि इज़ अ डिसफंक्शनल कंट्री, लेबनान, इराक विच इज़ ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग विथ वॉर, इन सब कंट्रीज़ में ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, वहाँ के शिया मलेशियाज़ को ताकत दी, ऑपरेशन पावर दी, मिलिट्री ताकत दी, उनको लड़ना सिखाया। तो इस तरीके से ईरान ने इस तरीके से अपनी जो है डिफेंस बनाई कि भाई वहाँ पे अगर कभी कोई अमेरिका घुसता है, इराक पे अगर आप घुसते हो तो दे विल हैव टू फाइट इंसर्जेंसी बाय होम, बाय ईरान्स प्रॉक्सी। बेसिकली ईरान ही वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था। और बेसिकली क्या हो जाता है ना, तो ये ऑक्टोपस की तरह हो गया। अगर आप देखो, मैं आपको फिर से मैप दिखाता हूँ। देखा आपने, इराक में ईरान का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लेबनान में इराक का इन्फ्लुएंस है, यमन में। तो इस तरीके से ऑक्टोपस की तरह ईरान ने 4-5 हाथ अपने फैला रखे थे। और इन्हीं सब कंट्रीज़ में फैलाने की वजह से ईरान हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, पर इन पे पावर कॉन्सेंट्रेट करने से हुआ क्या कि उसके देश के खुद के डिफेंसिव टैक्टिक्स जो है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। हालांकि ईरान इज़ क्लेमिंग, अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखो तो ईरान के यहाँ पे भी पहाड़ है और यहाँ पे भी पहाड़ है। उस वजह से क्या है, काफ़ी सारे देश हैं, काफ़ी सारे शहर है जो कि जहाँ पे पहाड़ है, तो उन पहाड़ के नीचे ईरान ने अपने वेपन्स वगैरह छुपा रखे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका ने यहाँ स्ट्राइक किया होगा, लेकिन चूँकि वो पहाड़ के नीचे है,
देयर इज़ हाई चांस कि वो वेपन्स बच गए हैं। तो ईरान अगर हमला करेगा विल डू बाई टेकिंग वेपन्स फ्रॉम पहाड़ के नीचे से। तो इस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी, दे आर वेजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली। जहाँ अमेरिका इजराइल हेड ऑन हमला कर रहे हैं, ईरान को पता है कि वो हेड ऑन नहीं लड़ सकता। इट्स गोना बी एन असिमेट्रिक वॉरफेयर कि भाई हमें छुप छुप के लड़ना है, हमें मारना है, भागना है, जो कि गुरिल्लास करते हैं, रिवॉल्यूशनरीज करते हैं, जो कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने भी किया था जब अंग्रेज़ के अधीन हम लोग थे। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, और उसके लिए आपको दिखाना चाहूँगा ये आर्टिकल। ये तो साउथ पार स्पेस में हमने बात करी। ये देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने रोका हुआ है। अब सब ये लोग सोच रहे हैं कि ईरान के पास इतना फायर पावर तो है नहीं, तो आखिरकार हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों नहीं हटा पा रहे? बिकॉज उनके पास एक आइलैंड है विच इज़ ए वेरी स्ट्रेटेजिक आइलैंड, जो कि पूरी तरीके से जो है हॉर्मुज को अपने रेंज में रखता है। अगर आप उस एरिया में मिसाइल डिप्लॉय कर दो तो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके रेंज में आ जाता है, और कोई भी अगर शिप वहाँ से बच के भागने की कोशिश करेगा, दे विल कम इन टू द रेंज। और ये है वो आइलैंड जिसका नाम है केशम आइलैंड। ये है वो आइलैंड, यहाँ पे ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल छुपा के रखे हुए हैं, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो कोई भी देश, इसको तो ईरान ने क्लोज़ करा। ईरान ने क्लोज़ करके मतलब क्या, यहाँ पे नाकाबंदी तो आप नहीं कर सकते हो ना। इट्स अ 80 किलोमीटर वाइड फ्रंट। तो नाकाबंदी मतलब यहाँ पे ईरान की फोर्सेज हैं, और यहाँ पे उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर रखा है। दे आर सेइंग कि आप रुक जाओ, कोई अगर नहीं सुन रहा है, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, दे आर लॉन्चिंग मिसाइल फ्रॉम हियर। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन फायर पावर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं पा रहे। बट जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रंप ने कहा है कि ही हैज़ आस्क्ड फॉर नेटो हेल्प, बट चांसेस है कि नेटो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि जैसा कि खबर आ रही है इंडिया नेगोशिएट कर रहा है ईरान के साथ, और ईरान इज़ अलाउइंग इंडिया, चाइना टू सप्लाई द ऑयल। तो ये डायरेक्टली हमें तो हमला इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है कंट्रीज़ विच आर यूएस एलाइज, जिनको ईरान इज़ नॉट अलाउइंग। कंट्रीज जस्ट जापान एंड साउथ कोरिया, दीज आर अंडर रियल ट्रबल। और इन कंट्रीज़ में जो है काफ़ी भयंकर मसला बन सकता है अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो। एंड वी नेवर नो विथ ईरान, क्या पता दे माइट नॉट अलाउ इंडिया ऑल्सो। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। बट यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि वाई ईरान इज स्टिल सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उनके पास ये आइलैंड है केशम आइलैंड, और यहाँ पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखे हैं या प्रोजेक्टाइल्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जहाँ से वो यहाँ से जो भी शिप जा रहा है उसको वो फायर करके हमला कर रहा है। तो अगर अमेरिका को हमला करना है, अमेरिका को यहीं पे हमला करना पड़ेगा टू ब्रेक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था। वॉर अभी चल रही है, अब हम इस सैटरडे को विल बी 3 वीक्स, और जो भी एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बता रहे हैं, दिस वॉर इज़ नॉट गोइंग टू एंड जस्ट लाइक एनी मॉडर्न वॉर। इट्स गोइंग टू विल लाइक ड्रैग ऑन फॉर 2-3 months मे बी। तो उस पर सिचुएशन क्या होगी, और वॉर चेंज हो रही है, इट्स नॉट अ स्टैटिक वॉर। तो इसके नए नए डेवलपमेंट्स लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ समझ में नहीं आया, डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।